खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और इसके साथ ही मोदी सरकार के एक बार फिर से घेराव की शुरुआत भी हो चुकी है। आज खुद पीएम मोदी जिस तरीके से संसद में जाने से पहले उन्होंने देश के नाम एक तरीके का संदेश ही दिया और उसमें फिर से उन्होंने अपनी व्यथा यानी फिर से वही रोना धोना मोदी जी ने किया, क्योंकि उन्हें बड़ी तकलीफ है इस बात की कि विपक्ष उनकी आवाज को संसद में उठने नहीं दे रहा है या मोदी जो अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं उसको विपक्ष रोक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर अपने उसी पुराने पैतरे को आजमाया और ये कहने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री का गला 2.5 घंटे तक घोटा गया। ये लफ्ज थे, ये अल्फाज थे प्रधानमंत्री मोदी के। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, इसको हम खैर बाद में सुनेंगे, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने आज एक बार फिर बीजेपी को जमकर धो दिया। मौका है बजट सत्र का। मोदी जी का ध्यान इस बात पर है कि किसी तरह बजट अच्छे से पारित हो जाए, किसी तरह उनकी जो नीतियां हैं, उन्होंने जो फैसले लिए हैं अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए, वो सब अच्छे से हो जाएं। लेकिन राहुल गांधी यहाँ भी मोदी की मुसीबतें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी का बखूबी साथ दे रहे हैं यूपी के अखिलेश यादव, यानी यूपी के दोनों लड़कों ने। आज जिस तरह संसद में मोदी सरकार को और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेर लिया, उससे जाहिर होता है कि विपक्ष के आगे इस बार फिर पस्त होने वाली है मोदी सरकार। आज संसद में राहुल गांधी ने नीट का मसला उठाया, जिस पे मतलब पहले से ही मोदी सरकार इस बात को लेकर बैकफुट पे है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि नीट में जितनी भी गड़बड़ हुई है उसमें उसका कोई हाथ है या उसकी कोई जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारियों से बार बार भाग रही है। लेकिन राहुल और अखिलेश ने आज घूम फिरकर फिर से मोदी सरकार को ये देखने पे मजबूर कर दिया कि आप देखिए किस तरह आपने देश के लाखों युवाओं के साथ, लाखों बच्चों के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने आज संसद में, और किस तरह से ओम बिरला जो स्पीकर हैं और वो किस तरह बीजेपी को बचाने के उनके जो भी उनके एक्शंस थे, वो ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी के सामने एक रक्षा कवच बनकर खड़े हुए हैं। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, पहले हम इसको देख लेते हैं। स्पीकर सर, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. तो ये आपने सुना राहुल गांधी ने क्या कुछ बताया। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि उनकी क्या गलती है, उसके अलावा वो बाकी सबको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की बात भी कर रहे हैं, वो संस्थाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन बतौर शिक्षा मंत्री उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या उन्होंने उनको निभाया है, और जो गड़बड़ियां हो गई हैं उनको दूर करने के लिए वो क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। इतना सीधा सा सवाल था और उसका सीधा सा जवाब दे देना चाहिए मोदी सरकार को। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उन्होंने किस तरह फिर से घुमा फिरा कर वो बातों को ले गए अपनी बिल्कुल मोदी जी की तरह, कांग्रेस सरकार की यानी पिछली सरकारों की तरफ किस तरह उन्होंने उसका रुख कर दिया इस पूरे मुद्दे को। देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा। That is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. Okay. क्वेश्चन में चल रहा है अभी। प्लीज। अब मैं मंत्री जी मैं एक बार बोल दूं इस बात पे।
चलो मंत्री जी आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूँ। आज आप शॉर्ट में जवाब देना प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ही है ये। मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, उनको ये तकलीफ है कि वो हमको प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो आज इसी पर हम खरी चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों मोदी सरकार को सवालों से तकलीफ होती है, क्यों मोदी की तरह उनके बाकी मंत्री भी विपक्ष के उठाए सवालों से भागते हैं, और किस तरह राहुल गांधी ने आज घेर लिया है संसद में सरकार को, किस तरह घिर गई है मोदी सरकार। इस पर आज हम करेंगे चर्चा। खरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। दीपक जी, अभी आपने सुना पहले राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, नीट परीक्षा का जो मामला है, जिसको लेकर शुरू से ये बात हो रही है कि जब इतनी गड़बड़ है तो सरकार किसी की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं कर रही है। जाहिर है कि उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन मोदी सरकार इस मुद्दे पर बार बार पीछे भागती हुई दिखाई दे रही है। वो जवाब लेने के लिए, मतलब जवाब देने को बिल्कुल तैयार नहीं है, न सड़क पर और अब संसद में भी। जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाए, हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान उसका जवाब देने से बच रहे हैं। उनको वो मनमोहन सिंह सरकार के समय लिए गए फैसलों को उठा रहे हैं, उस पर वो सवाल उठा रहे हैं, और साथ में आखिर में जाते जाते उन्होंने ये भी बोल दिया कि वो हमसे सवाल क्यों पूछते हैं। अब सवाल ये है दीपक जी की जो सत्ता में है, जो कुर्सी संभाले हुए है, सवाल उससे नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? क्या आज का ये जो घटनाक्रम है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि मोदी सरकार संसद में बुरी तरह से घिर चुकी है? जी सौमित्र जी, देखिए ये सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है, ये किसी भी बात का न तो जिम्मेदारी लेती है और न ही कोई जवाब देती है। आप नीट की जो बात कर रही हैं, परीक्षाओं में ये जो कहा जा रहा है कि पिछले 7 वर्षों में 70 पेपर जो है वो लीक हुए हैं। अगर सरकार को ये लगता है कि ये गलत है तो तथ्यवाद जो है उन्हें ये बातें सामने लानी चाहिए। जैसे ओम बिरला साहब कहने लगे कि आप, राहुल गांधी ने जैसी अपनी बात शुरू की, देखिए अचानक वहां पर कोई पत्रकार नहीं बैठे हैं कि स्पेसिफिक सवाल करेंगे। ये हमारा और आपका काम होता है कि हम बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं, लेकिन एक सांसद जो होता है, जनप्रतिनिधि होता है, पूरे देश की बात करता है, उसको थोड़ी तो आपको भूमिका बांधनी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान के पहले देखिए आप, ओम बिरला जो है वो बेचैन हो जाते हैं जैसे कि सवाल उनसे पूछा जा रहा है। पिछले कुछ समय से ओम बिरला को इसी चीज का पुरस्कार मिला है। दूसरी बार जो बने हैं स्पीकर, वो इसी जिम्मेदारी को बहुत ही कुशलता पूर्वक उन्होंने निभाया है। पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से वो बचाव करते थे, मंत्रियों का, प्रधानमंत्रियों का जवाब तो बाद में आता था, ओम बिरला ही उसको ब्लॉक कर देते थे। उनकी ही प्रतिलिपि जो है आपको राज्यसभा में भी दिखेगी। वहां के भी जो सभापति महोदय हैं, जगदीप धनखड़ साहब,
वो जो है वो इस प्रकार से वहां पर विपक्षी दलों के सामने खड़े हो जाते हैं मानो कि वो खुद ही कोई सत्ता पक्ष के कोई मंत्री हो। ये बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है किसी भी स्पीकर को, जब सभापति को। एक देखिए, आप ठीक है, सबको पता है कि आप एक पार्टी से चुन के आते हैं, आप यहां तक पहुंचे हैं तो किसी एक पार्टी के बहुमत के कारण, लेकिन जब आप उस आसंदी पर बैठते हैं तो आपका काम यह है कि जनता की आवाज को, जो विपक्षी दल के माध्यम से आती है, सरकार की ओर से भी आती है, मैं ये नहीं कहता कि केवल विपक्षी दल ही जनता की आवाज होती है, जनता की आवाज सत्ता पक्ष की ओर से भी आती है, आप उसको कहने का मौका तो दीजिए। आपने तुरंत कहा कि आप स्पेसिफिक सवाल पूछिए। अगर आप चाहते स्पेसिफिक सवाल पूछिए तो क्या आपने कभी भी मंत्रियों या प्रधानमंत्री को कभी भी कहा कि आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए? जो सवाल आपसे पूछे गए हैं या आपके बारे में कोई कहा जा रहा है तो आप सीधे सीधे तथ्यवार, आंकड़ेवार और सरकार के पास जो दस्तावेज हैं उसका उदाहरण पेश करते हुए, आप उसके सबूत देते हुए आप जवाब दीजिए। ये कभी नहीं कहा जाता। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 2.25 घंटे तक उन्होंने अपने अभी भाषण के जवाब में 2.25 घंटे तक उन्होंने जवाब दिया था। उस 2.25 घंटे के जवाब में जो स्पेसिफिक सवाल पूछे गए थे अभी भाषण के दौरान विपक्षी दलों के द्वारा, उसके ऊपर उन्होंने तथ्यवार कोई भी बात नहीं की। ओम बिरला ने क्या एक बार भी टोक कर कहा प्रधानमंत्री जी को कि मोदी साहब आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए? उन्होंने नहीं कहा। आप उन्हें पूरी की पूरी छूट दे देते हैं और बोलने देते हैं। जहां तक धर्मेंद्र प्रधान का ही जवाब आप देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने काम की बात जो है, राहुल गांधी के सवालों का जवाब जो है स्पेसिफिकली, जिसको हम कहते हैं सटीक जवाब, साक्ष्य सहित, वो तो बहुत बाद में दिया। उन्होंने यही सब भूमिका निभाई। सब जानते हैं कि आपको लोगों ने चुन के भेजा है, तभी तो आप वहां पर बैठे हैं ना। आप किसको संबोधित कर रहे हैं? आप उन सबको संबोधित कर रहे हैं जो अपने किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आपके सूबे ने आपको यहां तक पहुंचाया और मैं जो हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण यहाँ पे मंत्री हूँ। तो क्या विपक्षी दल का नेता क्या टहलते हुए तो लोकसभा में आकर नहीं बैठ गया वहां पर जाके? उसे भी लोगों ने चुना है। बल्कि आप तो है वो एक ही लोकसभा क्षेत्र से चुन के आए हैं। राहुल गांधी तो दो जगह से चुन के आए हैं। अगर आप यही आपका पैमाना है तो राहुल गांधी तो ज्यादा बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 2 क्षेत्रों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा कौन कितने मतों से जीता, क्या जीता, वो एक अलग बात है। तो राहुल गांधी हो, चाहे वहां पर खड़गे साहब हो या विपक्षी लोग जो हैं, बाकी लोग हैं, उनको जिस प्रकार से ओम बिरला और सभापति साहब वहां पे जगदीप धनखड़ बचाते हैं और सत्ता के साथ खड़े हो जाते हैं, वो बड़ा दुर्भाग्यजनक है। पिछले 5 साल से तो हम देख ही चुके थे। अब ऐसा लगता है कि इस समय, चूंकि इस समय सत्ता कमजोर है, तो ओम बिरला और जगदीप धनखड़ साहब का काम जो है वो निश्चित रूप से और बढ़ा हुआ है। दूसरी बात, अब धर्मेंद्र प्रधान, राहुल गांधी ने बहुत सही कहा कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान साहब जो है शिक्षा मंत्री हैं, केवल वही जो है वही एक जिम्मेदार नहीं, बाकी दुनिया के सारे लोग जिम्मेदार हैं। ये सरकार जो है इसकी विशेषता है। देखिए, इतने बड़े बड़े हादसे हो गए रेलवे के हादसे पिछले 7 सालों में, मेरे ख्याल से कम 11-12 जो है बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं। और अभी एक रिपोर्ट आई थी कि हर महीने 2-4 छोटे मोटे मिसहैप्स, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वो सब में जानमाल की हानि नहीं होती, लेकिन कुछ बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है। हाल का आप देखिए तो उसमें चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लेकिन रेलवे मंत्री हमें आज तक उसकी जिम्मेदारी लेते हुए नहीं दिखे। पुल गिर जाते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है ये हमें नहीं पता चलता। वहां पर महंगाई बढ़ जाती है, प्याज की कीमतें बढ़ती हैं, टमाटर की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन साहब सारी दुनिया उसकी जिम्मेदार है, वित्त मंत्री जिम्मेदार नहीं है। समाज समझ में नहीं आता। और अब मोदी जी ने आज तक किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं ली। अगर प्रधानमंत्री है, आपका एक तरह से सामूहिक उत्तरदायित्व है। देश के अंदर अगर होने वाली हर उपलब्धि का सेहरा आप अपने सिर पर बांधना चाहते हैं, तो जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार आप कैसे नहीं हैं? और आपसे नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? हम ये नहीं चाहते कि आप बदनाम हो, ये नहीं चाहते कि आप कोई निंदा करें। तो लेकिन आपसे ही तो अगर नीट के मामले में गड़बड़ हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, तो उसका कुछ तो कारण होगा। तो आप अगर उसका सीधा सीधा जवाब नहीं देते, मुझे लगता है इस सरकार के पास एक ही चीज जो है, हर मंत्री बहुत सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में एक ही काम में लगा हुआ है, वो है निंदा करना। मतलब निंदा कायदे से सरकार की होती है। डेमोक्रेसी में सरकारें निंदा को झेलने के लिए ही बनती है, क्योंकि वो काम करती हैं, कार्यपालिका की प्रमुख होती हैं। तो आपकी निंदा तो होगी, लेकिन आप अपना काम छोड़ के आप लोगों की निंदा करने लगे। आप वहां पर बैठ के विपक्ष के नेता की निंदा कर रहे हैं। पिछले समय स्मृति ईरानी जो है वो, अब तो खैर हार गई, वो इस समय नहीं है। वो आपको याद होगा महिलाओं को लेकर कुछ बात हुई, उन्होंने उसके बारे में राहुल गांधी की निंदा करी। आप निंदा करने के लिए नहीं बैठे हैं, आप अपने काम का जवाब देने बैठे हैं।
मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। लेकिन ये अच्छी बात है कि नीट के बारे में एक तरफ यहाँ, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला गया हुआ है, कुछ न कुछ निकल कर आना चाहिए। सरकार का काम है सुधारे। अंतिम बात मैं कहूंगा इस राउंड में, सर्मित्रा जी, आप बता रहे हैं कि 2006 में और 2010 में जो है शिक्षा सुधार का लाया गया, एक बिल लाया गया था, कानून लाया गया था। वो कहां तक पहुंचा, क्या हुआ पता नहीं। लेकिन इसका मतलब यह है कि आपने 14 साल तक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में कुछ नहीं किया। अगर आप कहते हैं कि अंतिम प्रयास जो है 2010 में हुआ, तो आपने क्या किया वो बताइए। अगर आपके पास एक सटीक व्यवस्था है तो इस तरीके के लीकेजेस नहीं होने चाहिए थे। 7 सालों में 70 पेपर लीक होते हैं तो ये कोई मजाक नहीं। आप पूरे के पूरे देश के युवाओं का भविष्य जो है वो चौपट करना चाहते हैं और उनको जो है आप सड़कों पर लाना चाहते हैं। विपक्ष तो इसके बारे में सवाल पूछेगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सर्मित्रा जी। जी बिल्कुल, विपक्ष तो सवाल पूछेगा, वो उसीलिए संसद में है और उसका काम ही है। लेकिन यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना की, ये बिल्कुल मोदी सरकार का एक जो सेट पैटर्न है, जो एक तरीका हमेशा से बना हुआ है कि जो कुछ जिस बात पर आप घिरते नजर आओ तो उसके लिए या तो आप नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा दो, पुरानी कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहरा दो, मनमोहन सिंह जी को कुछ कह दो, और कुछ न मिले तो राहुल गांधी तो हैं ही, सब पर सबका ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दो। ये मोदी सरकार का बिल्कुल तय पैटर्न है और उसी पर चल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी बिल्कुल उन्होंने घेरा, और वो पहले भी मतलब जो पिछला अभी सत्र हुआ था, विशेष सत्र, उसमें भी राहुल गांधी ने अपने ये बता दिए थे कि मैं नेता प्रतिपक्ष, अगर यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी मैंने ली है तो मैं उसको पूरी गंभीरता से निभाऊंगा। और इसी गंभीरता की उम्मीद जो है वो देश मोदी सरकार से भी कर रहा है, उनके मंत्रियों से कर रहा है। लेकिन इसमें मोदी जी जो है और उनके मंत्री निराश ही कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने भी एकदम धर्मेंद्र प्रधान को बहुत सही तरीके से घेरा है और अखिलेश यादव का बिल्कुल एक अलग अंदाज है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, इसको भी सुन लेते हैं। अखिलेश यादव जी, 1 मिनट में सबका जवाब दूंगा आज। चलो बैठो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे पूछने का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। बिल्कुल अखिलेश यादव ने, जिसको कहते हैं खरी खरी बात, बिल्कुल आज संसद के भीतर सुना दी और इससे एक बार फिर मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है। आज तो खैर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल ही रही है और हो सकता है उस पर कोई बड़ा फैसला निकल कर आए, जैसे कांवड़ यात्रा में नाम और पहचान बताने को निकल कर आया। लेकिन इस मुद्दे पर जितना भागेगी मोदी सरकार उतना ही वो घिरते जाएगी, ऐसा ही लग रहा है। संसद के बाहर आकर भी राहुल गांधी ने जिस तरीके से नीट के मसले पर बात की, क्या कहा है राहुल गांधी ने, दीपक जी इसको भी सुन लेते हैं। मंत्री जी ने कहा, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। और सवाल का जवाब नहीं दिया। सर, एक और सवाल आरएसएस को लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा नीट पे फोकस है
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, बट सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रधानमंत्री ने कहा पूछ लिया सर आपसे, सर दीपक जी, राहुल गांधी ने यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे, यानी जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ और उसकी वजह से जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दल जो हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। ये राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से ऐलान कर दिया है। दूसरी बात, आपने ये सुना होगा कि एक पत्रकार ने बीच में आरएसएस से जुड़ा सवाल करने की जो उसने सवाल किया, तो राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि मेरा पूरा फोकस अभी नीट पर है, क्योंकि ये लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है। राहुल गांधी ने ये भी बता दिया कि वो अपनी उनकी प्राथमिकताएं क्या है, किस तरीके से, मतलब आरएसएस वाला जो मसला है वो भी बिल्कुल ठीक है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है और उस पर इंडिया गठबंधन की क्या राय है इसको देश जरूर जानना चाहता है, लेकिन फिलहाल जो पहली जो चीज है वो नीट का मसला है। यानी यहाँ पर राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी प्राथमिकताएं तय करते हुए दिख रहे हैं, क्या मोदी जो है इस पर फिर से एक बार राहुल के आगे दबे हुए नजर आएंगे? क्या उनका एक जो चेहरा है वो वापस उजागर हो जाएगा कि उनकी प्राथमिकताएं जो है वो भी देश देख रहा है और इधर राहुल गांधी है जो नेता प्रतिपक्ष हैं लेकिन बता रहे हैं कि हम सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। और कल जो बजट है, मतलब अभी देश का ध्यान इस पर भी है कि कल किस पर राहत मिलेगी और कौन से नए टैक्स आ जाएंगे और किस राज्य को कितना पैकेज मिलता है और कौन सी चीजें महंगी होंगी, कौन सी चीजें सस्ती होंगी। बहुत सारी इस समय उलझने हैं। देश को ऐसा लग रहा है कि बजट में क्या रहेगा वो ये जरूर जानना चाहती है, लेकिन इस समय राहुल गांधी ने जिस तरह से नीट के मुद्दे को उठा दिया है, दीपक जी, क्या लगता है आपको कि मोदी इस पर और कमजोर हो जाएंगे? जी, निश्चित रूप से ये जो नीट का मामला है, इसमें जो है मोदी सरकार जो है बहुत सीधे सीधे कटघरे में है। देखिए, आप अगर सरकार चला रहे हैं, आप ये सोचिए कि भारत जो है दुनिया के उन देशों में है जिसमें सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या रहती है। इसको कहा ही जाता है कि पूरी दुनिया का यह युवाओं की राजधानी है ये। अगर हम जिसे कभी प्रधानमंत्री मोदी बड़े शान से कहा करते थे कि हमारे यहाँ जो है जनसंख्या का डिविडेंड है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में युवा हैं। युवा अगर एक बार निराश होते हैं, उनको ये पता चलता है कि जो परीक्षा हम देने जा रहे हैं, अगर वो उसका पेपर लीक हो जाएगा या वो पेपर कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो पूरे के पूरे हतोत्साहित हो जाएंगे। देखिए, जिस समय अभी राहुल गांधी जो संसद भवन के बाहर पत्रकारों को जो कह रहे थे, और एक पत्रकार ने जो कहा कि आरएसएस के बारे में बस उतना ही शब्द कहा, और राहुल गांधी ने कहा अभी मेरा फोकस नीट पर है। लेकिन देखिए, यकीन मानिए कि जो आरएसएस वाली जो बात करने वाला जो पत्रकार है ना, वो एक तरह से जो ओम बिरला वाली जो प्रवृत्ति है वही एलिमेंट है। वो किस प्रकार से मुद्दों को भटकाना, हमारे जो मीडिया का जो एक सेक्शन है, मीडिया में एक काफी बड़े लोग ऐसे हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेज ऐसे हैं, जिस प्रकार से ओम बिरला और जगदीप धनखड़ जिस प्रकार से बचाव करते हैं सरकार का, वैसे ही सरकार का बचाव करने वाले एलिमेंट जो हैं वो भी पत्रकारों के रूप में घूम रहे हैं सर्वमित्रा जी, और वो ही समाज के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो मुद्दे पर आने नहीं देते चर्चा। अगर उस पत्रकार ने देखा कि किस प्रकार से मामला जो है नीट के बारे में और बढ़ता जा रहा है, तो उसने आरएसएस वाली बात कर दी। लेकिन इस समय मीडिया मैनेजमेंट का काम विपक्ष ने भी बहुत अच्छे से सीख लिया है। राहुल गांधी ने शायद समझ लिया होगा कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश जो है वो संसद के अंदर जिस प्रकार से ओम बिरला कर रहे हैं, उसी प्रकार बाहरी पत्रकार भी कर रहे हैं, उन्होंने उसको बंद कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, पिछले कुछ समय राहुल गांधी की कार्य पद्धति पूरी की पूरी बदल गई है। अब वो किसी भी विषय पर जो है, एक समय था जब उनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही कैजुअल पॉलिटिशियन है, बहुत ही हर चीज को बहुत ही लाइटली लेते हैं, हल्के फुल्के में लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने अपने आप को न केवल चेंज किया बल्कि पूरी की पूरी राजनीति को चेंज किया है। उन्होंने बाहर आके तुरंत कहा कि नीट पर हमारा फोकस बना रहेगा, और ये अभी की बात नहीं है, पिछले कुछ समय से बात है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में जब वो गए थे, वहां पर तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के साथ वो बैठे थे, युवाओं से वो मिल रहे हैं, और खुद भी वो इतने हाईली क्वालिफाइड है कि वो इन चीजों को जानते हैं कि इन परीक्षाओं का महत्व क्या है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इस बात को मान रहे हैं। वो भी एक अच्छे शिक्षित एक तरह से नेता है। वो ये लोग चाहते तो आज किसी भी फील्ड में बहुत बड़ा कैरियर बना सकते थे, लेकिन आज वो राजनीति में है।
तो यहाँ आकर मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी में जो बैठे हैं, कम से कम 2-3 तस्वीरें हमें जो दिख रही हैं, जैसे पीछे रालोद के जो जयंत चौधरी साहब है, खुद धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन होता यह है कि ये जाकर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के उस सिस्टम में अपने आप को इन्होंने एक तरह से एक बेकार का उपकरण बनाकर रख दिया है। ये लोग चाहते तो वहां जाकर एक बहुत अच्छा सिस्टम तैयार कर सकते थे जो अंततः उनकी पार्टी के ही हित में जाता, लेकिन वहां इस प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। आप ये भी देखिए कि बहुत सारे हमारे जो शिक्षण संस्थान है पिछले कुछ समय से, उसमें बहुत ही जो आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के जो चहेते लोग हैं उनको बैठा दिया गया है। और यही कारण है कि हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है, केवल अध्यक्ष किसी को अपने आदमी को बना देने से नहीं होता है। हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, बाद की पीढ़ियों तक उन्होंने बहुत महत्व दिया है शिक्षा के क्षेत्र को। लेकिन हमारे इस प्रकार से हो गया है कि शिक्षा, मानव संसाधन, नौकरियां, इसको दोयम दर्जे का बना दिया गया पिछले 10 वर्षों से। उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई तरह की परीक्षाएं जो है वो कैंसिल होती हैं, पेपर उसके लीक हुए जाते हैं। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। इन्होंने जो कुछ उदाहरण दिए, आप देखिए कि बहुत सारे बच्चों को आउट ऑफ 760, लगभग 760 के आसपास उनको मार्क्स मिल रहे हैं। और जब उसे फिर से परीक्षा कराई गई तो पता चला कि आधे से ज्यादा छात्र छात्राएं गायब थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय तो किसी प्रकार से अपने मैनेज कर लिया पास होना, लेकिन वो जानते थे कि उनमें वो योग्यता नहीं है। ये इतना बड़ा ये मुद्दा है सर्वमित्रा जी कि अगर इसको नहीं सिस्टम को सुधारा गया तो उस समय के बाद पूरी की पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो सड़ जाएगी। आप जानते हैं कि आधुनिक देश जो है वहां पर आप भी बाहर रही हैं, आपने भी बाहर की दुनिया देखी हुई है, किस प्रकार से आज जो आधुनिक देश है, वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से जो एडवांस देश है, जहां पर लोकतंत्र बड़ा परिपक्व है, वहां पर शिक्षा के ऊपर, रिसर्च के ऊपर कितना ज्यादा खर्च किया जाता है, किस प्रकार से उसको इतना प्यूरिफाइड किया जाता है, उसको राजनीति से दूर रखा जाता है। लेकिन हमारे देश में जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने पिछले 2 कार्यकालों में जिस प्रकार से उसको बहुत ही खराब स्थिति में पहुंचा दिया गया, ये देश के लिए नुकसानदेह है। इस चीज को ये समझना चाहिए कि आपको शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कुछ विषय ऐसे हैं, इन चीजों को आपको राजनीति से दूर रखना होगा। आपके अपने लोग, ठीक है, आपके अपने लोगों को आप दूसरी जगह से जिता के ले आइए, उनको लोकसभा का अध्यक्ष बनाइए, जो बनाइए, लेकिन इन चीजों को आप मुक्त रखिए। ये बात जरूर है कि नीट को लेके अच्छी खासी परेशान होती रहेगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही एक की सेक्टर है, हम जिसको बोलते हैं कि कोर इशू है देश का। तो इसमें बहुत जरूरी है कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था ठीक हो। और देखिए, ये चीज अगर संसद में अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो कहाँ चर्चा होगी? बाहर इसका चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। आप चौपालों पे बात कीजिए, आप अखबारों में लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब विपक्षी दल के लोग या सत्ता पक्ष के लोग इन कमियों की ओर लाएं। आखिरकार संसद के सत्र क्यों बुलाए जाते हैं? इसीलिए बुलाए जाते हैं कि हमारी व्यवस्था में कोई दोष हो तो भाई आप बताइए, हम मिलकर उसे सुधारेंगे, परस्पर बातचीत करेंगे। वो हो नहीं रहा है। और आप इस प्रकार से नीट के बारे में, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें लाखों लोग, बच्चे बैठते हैं, आज वो निराश हो चुके हैं। आप फिर से परीक्षा कराएं तो शायद ही बैठते हैं। तो आपको उनको निराशा से दूर करने के लिए जरूरी है कि पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे और एक प्रकार से इस पूरे के पूरे सिस्टम को प्यूरिफाई करने की जरूरत है, पवित्र करने की जरूरत है, उसकी जो पवित्रता है वो बचाकर रखने की जरूरत है। तरुमित्रा जी। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही सुझाव दिया है दीपक जी, लेकिन मुद्दा तो यही है कि क्या मोदी कभी विपक्ष के साथ इस तरह से बैठने की वो ज़हमत दिखा पाएंगे? क्योंकि अभी तक तो यही लगता है कि विपक्ष को वो बिल्कुल दुश्मन की तरह, मतलब ये पूरी सरकार में ऐसा ही हो गया है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो उनके दुश्मन हैं और उनसे एकदम नफरत उनके लिए दिखती है, जाहिर होती है। और इसीलिए चाहे देश का कितना भी जरूरी मसला हो, ऐसा बहुत कम देखने मिल रहा है। खासकर पिछले 10 सालों में हमने बार बार देखा है कि सरकार यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक जो सौहार्द का, मतलब ठीक है आपका एक दूसरे से मुद्दों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जो एक राजनीतिक शालीनता और शिष्टाचार दिखाने की जरूरत होती है वो इस सरकार में, इस निजाम में बिल्कुल सिरे से गायब है। और ये देश का एक तरीके से कहना चाहिए दुर्भाग्य ही है, बड़ी दुखद बात है कि विपक्ष को यहाँ पर एकदम ऐसा बता दिया जा रहा है कि विपक्ष जो है वो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए बैठा हुआ है। आज पीएम मोदी ने, जब आपको याद होगा जब संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ था सरकार गठन के बाद, तब भी मोदी ने यही कहा था, मतलब उसके बाद उन्होंने विपक्ष को ये नसीहत जैसे दी थी कि आप जो है संसद चलने दीजिए और इस तरह से व्यवधान मत डालेंगे। उन्होंने सारी बातें कही थी विपक्ष के लिए। आज भी मोदी जी ने यही कहा
क्या कुछ कहा है मोदी जी ने, इसको सुन लेते हैं, क्योंकि उसमें वो फिर से ये बता रहे हैं कि वो ही पीड़ित हैं और उनके अलावा बाकी सब लोग बहुत मजे कर रहे हैं। क्या कहा है मोदी ने, ये सुन लेते हैं। संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। पीएम मोदी एक बार फिर प्रवचन देने की मुद्रा में, अब वो ये बता रहे हैं कि विरोध बुरा नहीं है, नकारात्मक विचार बुरे हैं। अब दीपक जी, सवाल यही है कि जो नसीहत मोदी जी ने सदन के बाहर, मतलब संसद के बाहर विपक्ष को दी और एक तरीके से फिर वही अपना विलाप करना उन्होंने शुरू कर दिया। वो बोलना तो ये चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री का गला घोटा, उन्होंने ये बोल भी दिया, लेकिन उसके बाद थोड़ा पॉज लिया, थोड़ा इमोशनल हुए, अपने गले को वापस जैसे रूंधा हुआ गला उन्होंने किया और फिर ये बोला कि आवाज को दबाना जो है वो ठीक नहीं है। यानी जैसे कि मोदी को मार दो, इस तरह की बातें होती हैं मेरे लिए, या बिल्कुल जो अपने आप के लिए कि मुझे गालियां दी जाती हैं और वो मेरे लिए टॉनिक का काम करती है। हमेशा जिस तरीके से मोदी जी की जो स्ट्रेटेजी रही है, खुद को पीड़ित बताकर सहानुभूति बटोरना, एक बार फिर वही खेल करते हुए यहाँ पर नजर आए मोदी। लेकिन क्या लगता है, क्या इस तरह के विलाप से या इस तरह के रोने धोने से अब मोदी अपना बचाव कर पाएंगे? क्योंकि अब ये सब देश ने देख लिया है। अगर उनको ये लग रहा है कि ये देश, संसद जो है वो 140 करोड़ लोगों के लिए है, ठीक है जी, पूरे देश की आवाज है यहाँ पर, तो उसमें क्या उनको वो 32 लाख छात्र नहीं दिख रहे जो नीट परीक्षा के कारण प्रभावित हुए हैं, या वो अग्निवीर नहीं नजर आ रहे, या वो किसान नजर नहीं आ रहे हैं? ये सारे लोग उनको क्या तब नजर नहीं आते? क्योंकि विपक्ष भी तो बार बार, क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि हम यहाँ पर, जब पहले सत्र था उसमें उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर लोगों की आवाज उठाने आए हैं और अगर आप हमारी आवाज को दबाएंगे इसका मतलब लोगों की आवाज दबेगी। राहुल गांधी भी वही बात बोल रहे हैं, मोदी भी वही बात बोल रहे हैं, फिर मोदी को रोना किस बात का आ रहा है? देखिए, वो हमेशा एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास क्योंकि किसी बात का जवाब नहीं होता, तो होता यह है कि फिर वो इन्हीं चीजों की आड़ में जाते हैं। जैसा आपने बहुत सही कहा कि सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, लेकिन ये सहानुभूति उनके कुछ काम नहीं आएंगी। सर मित्र जी, होता यह था कि जिस समय 2014 में जब ये निर्वाचित होकर आए थे, पहली बार सरकार बनाई थी, तो इन्होंने उस समय भी बड़ा कई तरह के विक्टिम कार्ड खेले। कभी बताया कि मैं गरीब परिवार से आता हूँ, फिर कभी कहा कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, फिर उन्होंने कभी बताया कि बहुत सारी समस्याएं हैं देश के सामने वगैरह वगैरह। 5-1 साल निकल गए, अगली बार जो हुआ वो पुलवामा वाला कांड हो गया। मेरा सवाल ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि आपको 140 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, तो उन्हीं 140 करोड़ लोगों ने राहुल गांधी को एलओपी भी बनाया है, वो अपोजिशन का लीडर भी बनाया है। आप कहते हैं कि जो सरकार बनाने का हुक्म दिया है, तो बहुत सारे लोगों को हुक्म ये भी दिया है इसी जनता ने कि आप सरकार से सवाल कीजिए, हम आपको सरकार से सवाल पूछने के लिए भेज रहे हैं। आज संसद में आधी बेंचों पर अगर विपक्षी दल के लोग आए हुए हैं, तो वो वहां पर वो कोई झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं आए हैं, वो इसी काम के लिए आए हैं। उनको जनता ने भेजा है कि आप दबाव डालिए सरकार पे, और सरकार के जहां गलती करे सरकार,
उस सरकार के कान पकड़ के आप उनसे सवाल कीजिए और हमारे अनुकूल काम कराइए। ये जो हर वक्त जो आप 140 करोड़ की जो संपत्ति जो है, मतलब लोगों की संपत्ति को अपना मान बैठते हैं, केवल आपको नहीं चुना है, कायदे से तो आपको पिछले समय जितना बहुमत भी नहीं मिला है। आपको तो 2 पार्टियां अगर नहीं होती, जेडीयू नहीं होती और दूसरी टीडीपी नहीं होती, यानी 16 और 12 सांसदों का आपको यहाँ पर समर्थन नहीं हुआ, तो शायद राहुल गांधी जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर आप बैठे होते। ये बहुत संयोग है, इसलिए आज आप सत्ता में हैं। इसलिए 140 करोड़ का पूरा ठेका किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि 140 करोड़ का ठेका राहुल गांधी के पास है या अखिलेश के पास है, लेकिन उन्हें भी एक निश्चित रूप से एक निर्धारित जिम्मेदारी के साथ जनता ने भेजा है और लोकसभा में बैठाया है कि आप जाइए, हमारे सवाल कीजिए, लेकिन आप उनके सवालों को दीपक जी की आवाज शायद इस समय नहीं आ रही है, उनका संपर्क हमसे टूट चुका है। आप सुन रहे थे इस समय कि किस तरह संसद में मोदी सरकार घिर चुकी है और मोदी सरकार को भी ये एहसास था कि हमारा घेराव हो सकता है, कल बजट पेश होना है, लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया या उससे पहले कल सर्वदलीय बैठक में भी जिस तरीके से विपक्षी दलों ने अपनी आवाज उठाई, उससे मोदी जी को कहीं ना कहीं यह एहसास था कि आज उनका घेराव हो सकता है और ये पूरा सिलसिला अभी इस पूरे सत्र में चलेगा। इसीलिए उन्होंने पहले ही अपने एक जो रक्षात्मक मुद्रा है वो अपना ली, वो फिर से अपने रोने पर आ गए। लेकिन क्या इस रोने का असर कुछ होगा या सरकार अपना बचाव किसी तरह से कर पाएगी, इसी पर आज हमने खरी खरी चर्चा की। दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जिन्होंने आज की इस चर्चा को ध्यान से सुना। संसद सत्र अभी चल रहा है, कल बजट पेश होना है, देखना होगा आगे आगे कि क्या होता है, किस तरह से मोदी सरकार पर ये घेरेबंदी जो है और भारी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए एडीबी लाइव। नमस्कार।